नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल का बेटा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तब अपने वस्त्रों में से राजकीय मुहर लगा एक कागज़ निकालकर सारंग देव ने प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के नाम एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह, मेरे सारंगपुर वापस लौटने से पहले ही पत्रवाहक को मौत के घाट उतार देना। आदेश, राजा सारंग देव। पत्र को मोड़कर सारंग देव उसे कुंदन को देता हुआ बोला, कुंदन, इस पत्र को सारंगपुर पहुंचकर तुम प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह को देना। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, तट के दूसरी ओर हमारा जो रथ खड़ा है, उस रथ में बैठकर तुम सारंगपुर जाना। रथ में बैठकर जाने से तुम अति शीघ्र सारंगपुर पहुंच जाओगे। अच्छा महाराज। कुंदन, सारंग देव का पुत्र, पत्र लेकर तुरंत ही अपने नाव में वापस लौट गया। इस मूर्ख को क्या पता कि ये अपने साथ अपनी मौत का परवाना ले जा रहा है। 20 साल पहले तो ये मेरी चाल से सकुशल निकल गया था, लेकिन इस बार किसी भी हालत में नहीं बचेगा। जब नाव उसकी दृष्टि से ओझल हो गई तो वो दयार वन की ओर चल दिया। दूसरी ओर तट पर नाव बांधकर कुंदन हीरा के पास जाकर बोला, बापू, राजा सारंग देव का एक महत्वपूर्ण पत्र लेकर मुझे इसी समय सारंगपुर जाना है। हीरा कुंदन की बात सुनकर सोच में पड़ गया। पहले राजा सारंगदेव ने कुंदन के जन्म के बारे में मुझसे प्रश्न पूछा था। अब सारंगदेव ने अपना पत्र देकर कुंदन को सारंगपुर जाने का आदेश दिया है। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? हीरा को अपने इस प्रश्न का लाख सोचने पर भी कोई उत्तर नहीं मिल पाया, तो उसने कुंदन से कहा, ठीक है बेटा, राजा सारंगदेव ने आदेश दिया है तो तुम्हें सारंगपुर तो जाना ही होगा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वहां से वापस लौट आना। जी बापू। तब कुंदन रथ में बैठकर सारंगपुर की ओर चल दिया। मेरे अहोभाग्य, जो राजा सारंगदेव ने मुझे इस योग्य समझा। वो 2 दिन तक लगातार रथ को सारंगपुर की ओर दौड़ाता रहा। अगले दिन जब उसका रथ एक वन से गुजर रहा था, ओह, मेरा सिर घूम सा क्यों रहा है। इससे पहले कि कोई दुर्घटना घटे, मुझे रथ को रोक लेना चाहिए। और रथ रोकने के लिए उसने घोड़े की लगाम खींच ली। आह! अगले ही पल कुंदन बेहोश होकर रथ में गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। कुंदन, क्षमा करना, तुम्हें मजबूरी में बेहोश करना पड़ा। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ। तुम्हें भला मौत के मुंह में जाते हुए कैसे देख सकता। दिव्य पुरुष ने झुककर बेहोश कुंदन के वस्त्रों में से वो पत्र निकाला जो उसे राजा सारंगदेव ने लिख कर दिया था। वो दो दिन तक, ये फिर से रिपीटेड पेज है। ओके। सारंगदेव के पत्र के बदले उसने एक दूसरा पत्र उसी स्थान पर कुंदन के वस्त्रों में रख दिया। किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ेगी कि पत्र की अदला बदली हुई है। अगले पल दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया। कुछ देर बाद जब कुंदन को होश आया, ओह, ये मुझे अचानक क्या हो गया था। मुझे तो अपनी बिल्कुल भी सूझ बूझ नहीं रही। कुंदन जल्दी से उठा और रथ को पुनः तेजी से सारंगपुर की ओर दौड़ाने लगा। कई दिन पश्चात जब वो सारंगपुर पहुंचा, ये रथ तो महाराज का है। मुझे प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से इसी समय मिलना है। मैं महाराज का एक विशेष पत्र लेकर आया हूँ। सैनिक उसी समय उसे प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के पास ले गया। प्रधानमंत्री जी, महाराज सारंगदेव ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। इस युवक के माथे पर स्वास्तिक का निशान है। ऐसा निशान तो उस बच्चे के माथे पर भी था जिसे 20 वर्ष पहले मैंने धारा नदी में बहाया था। इसका मतलब है ये वही बच्चा है जो आज युवक बन चुका है। लेकिन महाराज को ये कहाँ मिला? सारंगदेव के पत्र के बदले उसने एक दूसरा पत्र, सॉरी ये फिर से रिपीटेड है, कुंदन से पत्र लेकर ज्ञान सिंह ने उसे पढ़ा। प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह, मेरे वापस लौटने से पहले ही पत्रवाहक का विवाह राजकुमारी हेमलता से कर दिया जाए। मेरे वापस लौटने का भी प्रतीक्षा ना की जाए। आदेश, राजा सारंगदेव। पत्र पढ़कर ज्ञान सिंह चौंका। महाराज ने ऐसा पत्र क्यों भेजा? मेरी तरह वे भी इस युवक की असलियत अवश्य पहचान गए होंगे। फिर ऐसा पत्र?
लेकिन जब उन्होंने ऐसा पत्र लिखा है तो उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ज्ञान सिंह को क्या पता था कि ये सब कुंदन के भाग्य का करिश्मा था, वरना सारंग देव ने तो कुंदन के लिए मौत का परवाना भेजा था। उसी दिन प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह ने राजकुमारी हेमलता का विवाह कुंदन के साथ कर दिया। कुंदन ये सब देखकर चकित था। ये क्या आश्चर्य हो गया, मैं गरीब एक राजकुमारी का पति बन बैठा। वाह रे भाग्य! महाराज इस समय यहाँ होते तो देखते कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। आखिर कबीले के सरदार का पुत्र ही उनका दामाद बना। दूसरी ओर दयार वन में पहुंचकर सारंग देव ने शंकर पार्वती की मूर्ति के दर्शन किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शंकर पार्वती, मेरे पुत्र के लिए योग्य वर मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सारंग देव आंखें मूंदे खड़ा था। तभी वहां आकाशवाणी गूंजी, सारंग देव, तेरी पुत्री के लिए योग्य वर मिल चुका है। जा सारंगपुर पहुंचकर अपने दामाद को आशीर्वाद दे। ये आकाशवाणी सुनकर सारंग देव चौंका। तो क्या राजकुमारी हेमलता को वर मिल चुका है? तब तो मुझे जल्दी से सारंगपुर पहुंचना चाहिए। अतः सारंग देव उसी समय वहां से लौट पड़ा। कैसा होगा मेरा दामाद? दूसरी ओर कुंदन प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह से बोला, प्रधानमंत्री जी, मैं महाराज का रथ लेकर सारंगपुर चला आया था। अब हमें रथ लेकर धारा नदी के तट पर शीघ्र पहुंचना चाहिए, ताकि बिना रथ के महाराज को सारंगपुर आने में कोई असुविधा ना हो। आप ठीक कह रहे हैं कुंदन जी, हम आज ही धारा नदी के तट पर जाने का प्रबंध करते हैं। उसी दिन कुंदन राजकुमारी हेमलता, महारानी ललिता एवं प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह के साथ रथ में बैठकर धारा नदी की ओर चल पड़ा। इधर जब दयार वन से निकलकर सारंग देव धारा नदी के तट पर पहुंचा तो नाव तट पर लगी हुई थी और हीरा उसमें बैठा था। आइए महाराज, नाव तैयार है। सारंग देव नाव में बैठ गया। तब हीरा ने नाव तट से खोल दी। जब नाव बीच नदी में आ गई तो सारंग देव ने हीरा से पूछा, हीरा, हमने कुंदन को एक पत्र देकर सारंगपुर भेजा था, क्या वो पत्र देकर सारंगपुर से वापस लौट आया? महाराज, अभी तक कुंदन सारंगपुर से वापस नहीं लौटा है। मुझे एवं मेरी पत्नी को उसकी ओर से बड़ी चिंता लगी हुई है। पता नहीं वो अभी तक वहां से क्यों नहीं लौटा है। हीरा की बात सुनकर सारंग देव मन ही मन हंस पड़ा। हीरा, तो कुंदन के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है? अब तक तो प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया होगा। दूसरी ओर कुंदन का रथ धारा नदी की दूसरी ओर आकर रुका। उसे ये फिर से रिपीटेड पेज है। रथ के रुकने की आवाज़ सुनकर अहिल्या झोपड़ी से निकली। अपने सामने कुंदन को राजसी वस्त्र पहने देखकर वो अचंभित रह गई। कुंदन, तुम इन वस्त्रों में? अहिल्या की हैरानी देखकर महारानी ललिता आगे बढ़कर उससे बोली, बहन, हैरान ना हो, तुम्हारा कुंदन अब सारंगपुर राजघराने का दामाद है। क्या? हाँ, मेरी बेटी राजकुमारी हेमलता से कुंदन का विवाह हो चुका है। अच्छा? तब कुंदन और राजकुमारी हेमलता ने आगे बढ़कर अहिल्या के चरण स्पर्श किए। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अहिल्या महारानी ललिता और हेमलता को अपने साथ झोपड़ी में ले गई। यही वो क्षण था जब हीरा की नाव तट पर आकर लगी। नाव में से उतरकर जब सारंग देव ने अपने सामने कुंदन को जीवित खड़े देखा तो वह हैरत से चिल्लाया, तुम जीवित हो? भला मुझे क्या होना था महाराज, मैं तो भला चंगा हूँ। तब सारंग देव ने क्रोध में भरकर प्रधानमंत्री ज्ञान सिंह की ओर देखा। प्रधानमंत्री, तुम जरा मेरे साथ आओ। जी महाराज। एकांत में पहुँचते ही, प्रधानमंत्री जी, ये सब क्या है? कुंदन जिंदा कैसे है? हमने तो तुम्हें पत्र में उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था। महाराज, मैंने आपके ही आदेश का पालन किया है और वही किया है जो आपने अपने पत्र में लिखा था। कहकर ज्ञान सिंह ने जेब से वह पत्र निकाला जो उसे कुंदन ने दिया था। लीजिए महाराज, पत्र पढ़कर देख लीजिए कि आपने अपने पत्र में मुझे क्या आदेश दिया था। ज्ञान सिंह से पत्र लेकर सारंग देव ने पढ़ा तो आश्चर्य से उसके नेत्र फैल गए। ओह, पत्र में तो कुंदन को मौत के घाट उतारने के स्थान पर लिखा है कि कुंदन का विवाह राजकुमारी हेमलता से कर दिया जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पत्र का मजमून बदला कैसे। पत्र की लिखावट भी हूबहू मेरी लिखावट जैसी है। सारंग देव पत्र पढ़कर बुरी तरह परेशान हो उठा। अगले पल उसने ज्ञान सिंह से पूछा, प्रधानमंत्री जी, तुमने इस पत्र को पढ़कर इस पर अमल तो नहीं किया ना?
ये कैसे हो सकता है महाराज? आपके आदेश को मैं भला कैसे टाल सकता था? तो क्या महाराज, आप जो कुछ करने कहने जा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। आपका पत्र पाते ही मैंने राजकुमारी हेमलता एवं कुंदन का विवाह कर दिया। क्या? ये तुमने क्या किया प्रधानमंत्री जी? महाराज, मैंने वही किया जिस बात का आपने आदेश दिया था। ओह, हमारी सब आशाओं पर पानी फिर गया। कबीले के सरदार का बेटा तो सचमुच ही हमारा दामाद बन बैठा। महाराज, अब व्यर्थ ही मन को दुखी ना करिए और कुंदन एवं राजकुमारी हेमलता को अपना आशीर्वाद दीजिए। नहीं, ये हमसे नहीं हो सकेगा। महाराज, जिद ना कीजिए। कुंदन अब आपका दामाद है, वो आपकी पुत्री का सुहाग है। चलकर उसे आशीर्वाद दीजिए। तब मन ही मन क्रोध में उबलता हुआ सारंगदेव ज्ञान सिंह के साथ चल दिया। जैसे ही वो कुंदन के सामने पहुंचा, उसने झटके से म्यान से तलवार निकाल ली। कुंदन, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी राजकुमारी हेमलता झोपड़ी में से निकली और दौड़ती हुई उनके निकट पहुंची। नहीं, ऐसा अनर्थ नहीं करना पिताजी महाराज। राजकुमारी? क्या राजकुमारी भी यहाँ है? हेमलता कुंदन और सारंगदेव के बीच में आकर खड़ी हो गई। पिताजी महाराज, क्या आप अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ेंगे? राजकुमारी, तुम कुंदन के सामने से हट जाओ। मैं इसे किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब ठीक है पिताजी महाराज। कुंदन पर तलवार का वार करने से पहले आप मेरी गर्दन पर तलवार चलाइए। उसके बाद ही आप मेरे सुहाग को मार सकते हैं। पहले अपनी बेटी का खून बहाइए। ये तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? तुम्हें भला हम कैसे मार सकते हैं? पिताजी महाराज, कुंदन पर तलवार चलाने के लिए आपको मुझ पर वार करना ही होगा। नहीं, यह हमसे नहीं हो सकेगा। हेमलता के कठोर निर्णय के आगे सारंगदेव को झुकना ही पड़ा। ठीक है राजकुमारी, तुम्हारी हट के आगे मेरी तलवार नहीं चल सकेगी। तब कुंदन और हेमलता सारंगदेव के कदमों में झुक गए। तभी अहिल्या के साथ महारानी ललिता भी झोपड़ी में से निकली। महाराज, क्रोध छोड़िए और अपने दामाद और बेटी को खुश दिल से आशीर्वाद दीजिए। तब सारंगदेव ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चों, होनी को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। तत्पश्चात सारंगदेव ने हीरा और अहिल्या से कहा, तुम दोनों का बेटा कुंदन अब हमारा दामाद है। आज से तुम दोनों हमारे संबंधी हो, इसलिए अब तुम दोनों यहाँ नहीं बल्कि हमारे साथ हमारे ही राजमहल में रहोगे। तभी सभी लोग रथ में बैठकर सारंगपुर लौट आए। दूसरे दिन ही कुंदन ने हेमलता को साथ लेकर सारंगदेव सांझी कबीले के सरदार महिपाल के पास पहुंचा। सरदार, तुम्हारा बेटा और पुत्रवधू तुम्हें सौंपने आया हूँ। मेरा बेटा, मेरे पुत्रवधू? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सरदार, मैं ठीक कह रहा हूँ। याद है 20 वर्ष पहले हम तुमसे तुम्हारे पुत्र ले गए थे। हाँ महाराज, याद है, लेकिन वो तो तभी सरोवर में डूबकर मर गया था। उस समय वो मरा नहीं था सरदार, हमने तुमसे झूठ बोला था। इस युवक की ओर ध्यान से देखो, यही वो तुम्हारा बरसों से बिछड़ा हुआ पुत्र है। क्या? तो क्या मैं सरदार का पुत्र हूँ? सरदार, तुम्हारा पुत्र अब मेरा दामाद है और मेरी पुत्री तुम्हारी पुत्रवधू है। ओह! उसी समय कुंदन और हेमलता को कबीले के वस्त्र पहनाकर कबीले के देवता के मूर्ति के सामने ले जाया गया। कबीला की देवता, इन दोनों को अपना आशीर्वाद दो। तत्पश्चात, महाराज, आपने मेरा बिछड़ा बेटा मुझसे मिला दिया, इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। कुंदन और हेमलता को कबीले वालों के बीच छोड़कर सारंगदेव वापस लौट आया। 1 वर्ष पश्चात जब सारंगदेव की मृत्यु हुई तो राजकुमारी हेमलता के पति होने के नाते कुंदन को सारंगपुर का राजा बनाया गया था। इसी के साथ इसकी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।